हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आपके जो 12वीं कक्षा का जो भूगोल का पुस्तक है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें से आपका जो चैप्टर 9 है, जिसमें है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। उसके चौथे भाग में हम पढ़ेंगे आज आपका जो मुक्त व्यापार है उसका अवधारण और जो व्यापारिक संगठन हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पिछले जितने भी वीडियोस थे उनमें हमने पढ़ा था क्या क्या। उनमें हमने पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का परिभाषा क्या है, फिर हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास, फिर हमने पढ़ा कि उसका अस्तित्व क्या है, आधार क्या है, फिर हमने पढ़ा पक्ष क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार क्या है। अभी हम पढ़ेंगे कि मुक्त व्यापार क्या होता है। ठीक है, तो मुक्त व्यापार का परिभाषा आप जानने के लिए उत्सुक होंगे। मुक्त व्यापार अगर आप सरल भाषा में बोलो तो कोई भी अर्थव्यवस्था जब दूसरे अर्थव्यवस्थाओं से व्यापार हेतु खोल दिया जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम मुक्त व्यापार बोलेंगे या फिर व्यापार उदारीकरण बोलेंगे। ठीक है, व्यापार उदारीकरण या फिर मुक्त व्यापार। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये किस तरह से आपका मदद करता है कि इसमें क्या होता है कि जो दूसरे आपके अर्थव्यवस्थाओं से व्यापार होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारी जो व्यापारिक अवरोधें होती है वो घटा दी जाती है, वो हटा दी जाती है, और वो दूसरे देशों से व्यापार को न्योता देता है। ठीक है, और उन व्यापारिक अवरोधों में क्या होता है, जैसे सीमा शुल्क होता है। ठीक है, सीमा शुल्क बहुत होता है तो दूसरे देश आके उस देश के साथ व्यापार नहीं करना चाहते, तो क्या करते हैं, मुक्त व्यापार के लिए या फिर व्यापार उदारीकरण के लिए जो सीमा शुल्क होता है उसको घटा दिया जाता है, ताकि दूसरे उद्योग मतलब दूसरे देशों के जो उद्योग है वो आए और आके व्यापार करे हमारे साथ। ठीक है, तो मुक्त व्यापार की वजह से उसका परिणाम क्या होता है कि जो हमारे घरेलू उत्पाद जो उत्पादन होता है हमारे घरेलू सेवाओं का या फिर वस्तुओं का, उससे क्या होता है, उसका जो कंपटीशन होता है, मतलब कि जो प्रतिस्पर्धा होता है वो पूरे विश्व के जो दूसरे अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके वस्तुओं और सेवाओं के साथ अपना कंपटीशन होगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अनुमति प्रदान करेगा प्रतिस्पर्धा के लिए किसी भी दूसरे मतलब किसी भी दूसरे विश्व में से किसी भी दूसरे आपके अर्थव्यवस्था के साथ जो हमारा लोकल जो घरेलू उत्पादन है उसका कंपटीशन कराएगा। ठीक है, तो जो आपका ग्लोबलाइजेशन होता है, ठीक है, भूमंडलीकरण जो होता है, वो अगर मुक्त व्यापार के साथ विकासशील जो देश है वहाँ वहां पे अगर हो जाए तो उस विकासशील देश के अर्थव्यवस्था में बहुत ही भारी तौर से वो प्रभाव डाल सकता है, और वो प्रभाव बहुत ही ज्यादा बुरा भी हो सकता है। मतलब कि जैसे कि आप बोल सकते हो कि ऐसे हो जाएगा कि जो भूमंडलीकरण जब होगा तो भूमंडलीकरण का मतलब ये होता है कि दूसरा जो आपका खुद का जो अर्थव्यवस्था है वो पूरे विश्व के लिए आपका खुल गया है। ठीक है, मतलब दूसरे सारे मुक्त व्यापार का स्थिति आ गया है, और सारे जो विश्व के दूसरे जो उद्योग है, मतलब किसी और देश के जो उद्योग है या फिर कोई और देश आके आपके देश में आराम से आपके मुक्त तौर पे व्यापार कर सकता है, तो क्या होगा, आपके जो खुद के जो घरेलू उत्पादन है उस पे काफी हद तक आपका प्रभाव पड़ेगा। और ऐसे भी हो सकता है कि घरेलू उत्पादन जो है वो उसको ना खरीद के उसको इस्तेमाल ना करके लोग जो बाहर से आए हुए चीजें हैं दूसरे बाहरी देशों के वो ज्यादा इस्तेमाल होने लगे, उनका व्यापार ज्यादा बेहतरीन होने लगे, तो उससे काफी ज्यादा आपका खराब हो जाएगा अपने जो घरेलू उत्पादन है उनका स्थिति। ठीक है, तो बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है आपके भूमंडलीकरण और व्यापार उदारीकरण की वजह से। आपका दिया गया है कि परिवहन एवं संचार तंत्र के विकास के साथ ही वस्तुएं एवं सेवाएं पहले की अपेक्षा तीव्र गति से एवं दूषित
क्षेत्र तक पहुंचा सकती है। मतलब कि बोला गया है कि अगर परिवहन और संचार माध्यम का हो तो तभी वस्तुएं और सेवाएं बहुत ही तीव्र गति से आपका किसी दूसरे क्षेत्र क्षेत्र में पहुंचा जा सकता है, और ही ज्यादा आपका जो मुक्त व्यापार है वो आसानी से हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको बोला गया है कि जो मुक्त व्यापार है उसमें बस जो बहुत ही ज्यादा अमीर जो देश होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा धनी जो देश होते हैं, उनको बस केवल उन्हीं देशों को अ, आने के लिए ना देके जो विकासशील देश है, तो उनको बस आने ना देके जो दूसरे देश है उनको भी आने दिया जाए। नहीं तो क्या होता है, बाजार को आपको जो बाजार है उसको बचाए रखना, मतलब कि उसका सुरक्षा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है अपने खुद के देश के वस्तुओं के लिए। मतलब ये सरल भाषा में ये यही समझा रहा है कि मैंने जो आपको पहले बोला कि भूमंडलीकरण से क्या होता है, सबसे ज्यादा डर होता है कि अपनी की चीजों का इस्तेमाल नहीं होगा, और जो दूसरे देश के जो भूमंडलीकरण से जो दूसरे देश की चीजें हैं उनका ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो वो ज्यादा होगा तो खुद के जो घरेलू जो उत्पादन है उसमें बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो उसको बचाने के लिए बहुत जरूरी होगा कि जो धनी देश है उनको कभी कभी दूर रखे, और ये मुक्त जो व्यापार है उसकी स्थिति में हमारे जो घरेलू उत्पादन है उनकी सुरक्षा करें। ठीक है, और बोला गया है कि मुक्त व्यापार के दौरान एक और चीज का समस्या होता है, जिसको जो होता है जो गुड्स होते हैं, ठीक है, जो डंपिंग होता है उन उत्पादनों से। मतलब कि डंपिंग करना ये होता है कि जैसे बहुत सारे देश जो होते हैं वो अलग अलग जो कुछ चीजों को वो भिन्न भिन्न आपके कारणों की वजह से आपका अलग अलग कीमत से किसी भी वस्तु को किसी और देश में, मतलब आप बोल सकते हो कि एक देश के जैसे कि एक देश क है और एक देश ख है, तो क देश को वो 20 रुपए में वो सामान बेच रहा है, और दूसरा सामान जो है देश ख को वो 25 रुपए या 30 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, तो उस चीज से भी बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए किसी भी देश को, ताकि ताकि वो ऐसा ना है कि जो हमारे घरेलू जो उत्पादन है, मतलब जैसे भारत में कोई बना हुआ मेड इन इंडिया कोई सामान है तो वो चीज ज्यादा महंगा हो जाए, और जो बाहर से आया हुआ दूसरे देश से आया हुआ जो वो सेम सेम सामान है, जैसे कि आप मान लो कि टूथपेस्ट हो गया, ठीक है, टूथपेस्ट ए आपका अगर टूथपेस्ट का हो गया, वो अगर ज्यादा महंगा है और वो उसका उत्पादन घरेलू उत्पादन हो रहा है, वो भारत में ही बन रहा है, लेकिन टूथपेस्ट जो ख है, ठीक है, जो खाद्य पंचन है वो आपका किसी और देश आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि उसका दाम बहुत कम है, तो लोग ज्यादा कम दाम में अच्छा सामान मिल रहा है, वो दूसरे देश से आ रहा है तो वो चीज खरीदेंगे, तो हमारा जो घरेलू उत्पादन सामान है उसमें बहुत ज्यादा हमें लॉस हो जाएगा, और हमारे लिए जो मुक्त व्यापार का स्थिति है वो काफी हद तक अ, एक बुरा प्रभाव के तौर पे हमें मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज से मुक्त व्यापार का जो स्थिति है वो उस चीज से हमें काफी हद तक बच के रहना चाहिए, लेकिन हद तक ये जो हमारा अर्थव्यवस्था है उसमें मदद भी करता है। अभी हम बात करते हैं विश्व के जो व्यापारिक संगठन है उनके बारे में। ठीक है, मतलब जो व्यापारिक संगठन है उनके बारे में सबसे पहले है हमारा विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, उसको बोला जाता है आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी। तो उसमें क्या है, उसमें क्या दिया है कि 1948 में विश्व का उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार की अन्य बाधाओं को मुक्त करने हेतु कुछ देशों के द्वारा जनरल एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड गेट का गठन किया। ठीक है, तो 19 उसी वही वो क्या था कि ये जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन, ये जो बना है आपका ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या हुआ कि 1948 में क्या हुआ था, बहुत ज्यादा जो सीमा शुल्क था वो बहुत ज्यादा उच्च था, और बहुत सारे आपके जो बाधाएं थी वो सब की वजह से जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उसमें काफी मुश्किल हो रहा था। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना एक मतलब एक देश का दूसरे देश के साथ, तो क्या हुआ
1948 में ये जो गेट है, जनरल एग्रीमेंट फॉर जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड का, ये बना ताकि ये जो बाधाएं है और ये जो सीमा शुल्क वगैरह है, ये सारी चीजों पे थोड़ा सा कंट्रोल आ सके, और ये सब चीजों को अच्छे से ये आपका मैनेज कर सके। ठीक है, तो ये बना। उसके बाद जो 1948 में सदस्य देश के द्वारा राष्ट्रों के बीच मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार को बड़ा प्रोन्नत करने के लिए एक स्थायी संस्था की निर्माण की निश्चय किया गया था, तथा जनवरी 1995 से गेट को विश्व व्यापार संगठन में रूपांतरित कर दिया गया। तो क्या हुआ, 1994 में जो परमानेंट जो सदस्य, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के, संगठन के, उन्होंने निर्धारित किया कि हमें एक निश्चित हमें संगठन चाहिए जो एक स्थायी संस्था हो, और वो मतलब जो हमारा निशुल्क जो हमारा वो है व्यापार है, उसको बढ़ावा दे। तो इस वजह से जो विश्व व्यापार संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये 1995 में बना। ठीक है, उसके बाद आपका हम देखते हैं कि ये जो विश्व व्यापार संगठन है, ये क्या क्या काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, जो राष्ट्र के बीच में, मतलब एक राष्ट्र का ऐसे हो सकता है कि व्यापार के जो नियम है, वो दूसरे राष्ट्र के व्यापार के नियमों से काफी भिन्न हो। तो ये दो राष्ट्र के बीच में जो व्यापार होता है, उसका माध्यम बनता है। ठीक है, तो उसमें क्या करता है, उसमें सारे जो डीलिंग्स होते हैं, जितना भी नियम होता है उनका, उन दोनों को एक दूसरे के साथ एक साथ उसको बैठाने के लिए आपका ये संगठन जो है, ये मदद करता है, और वो एक माध्यम बनता है दोनों राष्ट्रों के बीच इसी तरह का ये व्यापार करवाने में। ठीक है, और साथ ही में ये क्या करता है, जो विश्व के व्यापार विश्व का जो व्यापार तंत्र है, उसमें बहुत सारे नियम होते हैं। ठीक है, वो उन नियमों को ये उन नियमों का ये निर्माण करता है, ये संगठन। और उसके बाद ये निर्माण करने के बाद ये कभी कभी ऐसा होता है कि अगर इन देशों के बीच में, अगर इन नियमों की वजह से या फिर ऐसे भी किसी प्रकार का आपका लड़ाई हो रहा हो, या फिर किसी प्रकार का, किसी भी तरह का अगर मनमुटाव हो रहा हो दोनों देशों के बीच में, ये व्यापारिक जो नियम हैं उनकी वजह से, तो ये संगठन क्या करता है, आपका वो जो बाधाएं हैं उनको दूर करता है, और जो मनमुटाव है वो खत्म करके वो वो जो व्यापार है दोनों देशों के बीच में, उसको बढ़ावा देता है। ठीक है, उसके बाद आपका है जो व्यापार संगठन है, वो और एक चीज करता है, जो कि है कि जो जो आपके सेवाएं हैं, ठीक है, जो सेवाओं में व्यापार होता है, जैसे कि आपका टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, या फिर जो बैंकिंग हो गया। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन और बैंकिंग मतलब आपका दूरसंचार हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सारी जो सेवाएं हैं। फिर बहुत सारे अन्य जो विशेष कुछ बौद्धिक संपदा पे आधारित जो सेवाएं हैं, ठीक है, वो सारी सेवाओं का भी सेवाओं पे भी ये अ, अपना जो सजेशन है, या फिर जो अपना जो राय है वो रखता है। ठीक है,
लेकिन जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये संगठन है, विश्व व्यापार संगठन, उसको ये संगठन बहुत ज्यादा आलोचना में भी रहा है और इस संगठन का विरोध भी किया गया है। ठीक है, संगठन का विरोध क्यों किया गया है वो आपको जानना है। उसका विरोध किया गया है क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे थे जिनको डर था कि मुक्त जो व्यापार है और जो आपका भूमंडलीकरण है, ये विश्व व्यापार संगठन उन देशों में ये सारी चीजें लगता है और उनकी वजह से काफी बुरा प्रभाव इन देशों में आ सकता है। और जो आपके नॉर्मल लोग हैं उन देशों में, उनके जीवन में बहुत अधिक आपका बुरा प्रभाव पड़ेगा ये सारी चीजों से डर के। और जो आपके अमीर जो देश है, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा अधिक धनी देश है और जो गरीब देश है, उनके बीच में उनके बीच की जो खाई है वो बढ़ा देगा। ये सारी चीजें सोच के आपका जो विश्व व्यापार संगठन है उसका विरोध किया गया था। ठीक है, वो विरोध हुआ था क्योंकि ऐसा माना गया था कि जो विश्व व्यापार संगठन है वो बहुत है अपने ही वो वाणिज्यिक हित के बारे में, जो प्रभावशील राष्ट्र है उनके वाणिज्यिक हित के बारे में ज्यादा अपना ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अनेक विकसित देश ने अपने बाजारों को विकसित देशों के उत्पादकों के लिए पूरी तरह से नहीं खोला है। यह भी तर्क दिया जाता है कि स्वास्थ्य, श्रमिकों के आधार, बाल श्रमिक और पर्यावरण जैसे मुद्दों की अपेक्षा की गई है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो है, जैसे कि आपके श्रमिकों के जो अधिकार है या फिर जो बाल श्रमिक है उनके अधिकार, फिर पर्यावरण है, ये सारी चीजों को आपको ध्यान पे ना रख के जो विश्व व्यापार संगठन है वो ज्यादा से ज्यादा अपना ध्यान केंद्रित करता है वाणिज्यिक हित पे, जो कि ज्यादा प्रभावशील राष्ट्रों के हित पे होता है। तो इसीलिए आपका जो विश्व व्यापार संगठन है उसको काफी हद तक विरोध में वो रहा है और काफी हद तक वो आलोचना में भी रहा है। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन में इसमें आपको इतना ही करना है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है, आएगा तो शॉर्ट नोट पे ही आएगा। अभी हम बात करते हैं जो दूसरा आपका व्यापारिक समूह होते हैं उनके बारे में, जो कि होता है प्रादेशिक व्यापारिक समूह। ठीक है, तो प्रादेशिक व्यापारिक समूह क्यों ज्यादा से ज्यादा देखे गए हैं, वो आपका है दिया हुआ कि प्रादेशिक व्यापारिक समूह व्यापार के मध्यों में भौगोलिक समीप समरूपता और पूर- पूर्वता के साथ देश के मध्य व्यापार को बढ़ाने एवं विकासशील देशों के व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के उद्देश्य से अस्तित्व में आया है। तो ये क्यों हुआ है, इसका अस्तित्व कहाँ से है, जो प्रादेशिक व्यापार समूह होते हैं, वैसे हुआ है कि जो देश एक भौगोलिक रूप से एक दूसरे के समीप है, ठीक है, एक दूसरे के जैसे है या फिर मतलब वो सेम ही है, और अगर एक दूसरे का जो उनका व्यापार का जो पैटर्न है वो अगर पूरकता के साथ उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो क्या है कि वहां पे ऐसे ही प्रादेशिक व्यापार समूह बना दिए गए हैं उनके विकास के हित पे। ठीक है, ताकि जो उनके प्रॉब्लम्स है, उनकी जो समस्याएं है वो आपके प्रादेशिक रूप में वो सॉल्व की जाए। ठीक है, ना कि पूरे विश्व को मान के एक साथ उसको सॉल्व किया जाए उन समस्याओं को। इसीलिए प्रादेशिक व्यापार समूह होते हैं वो एक माइक्रो लेवल पे, मतलब कि एक बहुत ही छोटे स्तर पे, ताकि सारी समस्याएं दूर हो और व्यापार ज्यादा बेहतरीन तरीके से हो, इसीलिए प्रादेशिक व्यापार समूह का अस्तित्व आया है। ठीक है, तो दिया गया है कि आज के दिन में 120 प्रादेशिक व्यापार समूह विश्व में है। उसमें से 52% मतलब 52% जो व्यापार है ये 120 प्रादेशिक व्यापार समूह का से वो 52% का व्यापार आता है। ठीक है, तो और आपका दिया गया है कि इन व्यापार समूह के विकास अंततः प्रादेशिक व्यापार
व्यापार को गति देने में वैश्विक संगठन से असफल होने के प्रयुक्त में हुआ है। मतलब जैसे कि बहुत सारे जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, पूरे विश्व जो संगठन है, वो कभी कभी जो दायित्व होते हैं इन संगठनों का, उसमें वो असफल रहे हैं। तो ये जो प्रादेशिक जो समूह है, ये काफी हद तक अपने ही समस्याएं निकाल के उन पे सुधार लाने का उस पे सफल रहे हैं। तो इसीलिए इतने सारे प्रादेशिक समूह हैं, ठीक है। तो ये प्रादेशिक जो समूह है, ये क्या क्या करते हैं, हम वो देखते हैं। ये करते हैं जो व्यापार उनके सदस्य जो है राष्ट्र सदस्य राष्ट्र में व्यापार शुल्क को हटा देते हैं तथा मुक्त व्यापार को बढ़ावा देते हैं। लेकिन भविष्य में विभिन्न व्यापारी समूह के बीच मुक्त व्यापार का बने रहना कठिन होता जा रहा है, ठीक है। तो ये बोला गया है कि ये जो प्रादेशिक समूह होते हैं, उससे क्या होता है कि वो उनके जो सदस्य राष्ट्र होते हैं, उनमें जो व्यापार शुल्क होता है उसको हटाते हैं, और जो मुक्त व्यापार है उसको ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन ऐसे बहुत मतलब ये आधुनिक काल में क्या हो रहा है, ऐसे व्यापार समूह के बीच में काफी सारी कठिनाइयां पैदा हो रही है, और काफी मुश्किल होता है व्यापार करना, ठीक है। तो अभी एक चार्ट दिया गया है, ये चार्ट आपका है पेज नंबर 87 में होगा शायद। तो ये चार्ट क्लियरली नहीं आ रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ा चार्ट है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका चार्ट है, ठीक है। इसको आपको ऑलमोस्ट रख लेना है। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं आपको करा देती हूँ, जो एग्जाम में आता है वो होता है एशियन जो है, वो एशियन जो है, ये फर्स्ट वाला एशियन। उसके बाद जो ये है नाफ्टा, उसके बाद ओपेक जो है ये, ओपेक और जो साफ्टा है, ये सारी ये सारे जो आपके प्रादेशिक जो समूह है, इनमें से सवाल आते हैं, ठीक है। इनमें आपको जानना है कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पे है, ये आप रट लो ये सारे का। उसके बाद आप जान लो इनका फुल फॉर्म, एशियन का फुल फॉर्म क्या है, या फिर आपका CIS का फुल फॉर्म क्या है, यूरोपियन यूनियन का फुल फॉर्म क्या है। ये सबका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ये पूर्ण रूप से ये इसको क्या बोलते हैं। उसके बाद इसका जो मुख्य जो कार्यालय है, हेडक्वार्टर जो है, ये कहाँ पे है। सदस्य राष्ट्र कौन से हैं। ये सदस्य राष्ट्र इतना भी नहीं जरूरी है, लेकिन फिर भी आप जानो तो बहुत अच्छा है। फिर ये ओरिजिन का भी आपको पता होना चाहिए, कब से शुरू हुआ है, कब से ये आया है, इन प्रादेशिक समूह का स्थापना हुआ है, ठीक है। फिर ये वस्तुएं जो है, ये आपको रटना नहीं है इतना, ये इतना जरूरी नहीं है। और ये ये जो है समूहों के बीच में किस तरह से किस प्रकार का आपका व्यापार हो रहा है, ये भी इतना जरूरी नहीं है। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ कॉलम, ठीक है, ये 4 कॉलम आपको रट लेना है। और इसमें पढ़ने लायक ही है, इतना कुछ समझाने के लिए है नहीं। तो ये ऐसा है। जो एशियन है, मैं आपको बता दूं बहुत छोटे से, एशियन जो है, एशियन क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया के मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया के जितने भी राष्ट्र है, तो उनका जो समूह है, उनका जो प्रादेशिक समूह है व्यापार के लिए, उसे एशियन बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन से राज्य है, उसमें है ब्रूनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ऐसे ही सारे, ठीक है। आपके बुक में यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे ही आपका ये है CIS। CIS है आपका, ये एशियन का मैं भूल गई ये बोलना, सॉरी। जकार्ता, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में इसका मुख्य कार्यालय है, ठीक है। फिर आता है CIS। CIS का आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, CIS का हेडक्वार्टर है आपका मिन्स्क, बेलारूस में, ठीक है। इसमें बहुत सारे मेंबर कंट्रीज है, जैसे कि आर्मेनिया हो गया, अजरबैजान हो गया, मतलब ये सारा जो है मिडिल ईस्ट का आपका मिडिल ईस्ट के सारे देश है, ठीक है। जो आपका मिडिल ईस्ट हो गया, और जो सेंट्रल का जो मदन जो एशिया का पार्ट है, वो पूरा आ गया, ठीक है। जो सोवियत यूनियन के जो पार्ट थे पहले, जो देश, वो सारे देश आ गए, ठीक है। वैसे ही आपका यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन का आपका कहाँ पे है हेडक्वार्टर, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, ठीक है।
उसके सदस्य राष्ट्र में क्या क्या आएंगे, सारे जो यूरोप के कंट्रीज है, यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज है वो सारे सदस्य राष्ट्र में आएंगे। ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा आपका जरूरी है, ये इसमें से सवाल आ सकते हैं जैसे यूरोपियन यूनियन का फुल फॉर्म, यूरोपियन यूनियन का आपका मुख्य कार्यालय कहाँ पे है, फिर उसके सदस्य देशों में क्या क्या है, वैसे आपका आ सकता है। उसके बहुत सारे जैसे कि ऑस्ट्रिया हो गया, बेल्जियम हो गया, डेनमार्क हो गया, आपका यूके हो गया, स्वीडन हो गया, पोर्टुगल, स्पेन, बहुत सारे देश है, ठीक है। जैसे कि वैसे ही आपका है LAIA, लाइया, तो उसमें उसका फुल फॉर्म क्या है आपका, लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन, ठीक है। इसका आपका कहाँ पे है हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर है आपका उरुग्वे में, उरुग्वे में मोंटेविडियो में, ठीक है। उसके उसमें क्या क्या है, लैटिन अमेरिकन जितने देश है वो देश है, ठीक है। वैसे ही ये है नॉर्थ अमेरिका का एक एसोसिएशन समूह, नाफ्टा। नाफ्टा में क्या क्या, नाफ्टा का फुल फॉर्म आपका आ सकता है कि क्या है, उसमें क्या होगा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, मतलब कि आपका ये कहाँ पे होगा आपका, उत्तरी जो अमेरिका है वहां पे। तो इसमें क्या क्या कौन से देश है, इसमें बस 3 देश है, ठीक है। 3 देश में क्या क्या है, USA है, कनाडा है और मैक्सिको है, ठीक है। वैसे ही आपका ओपेक हो गया, ओपेक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओपेक में क्या होगा आपका, उसका फुल फॉर्म आ सकता है, उसका हेडक्वार्टर भी आ सकता है, वो कब से कब उसका स्थापना हुआ वो भी आ सकता है, कौन से देश है वो भी आ सकता है। ओपेक में क्या है, ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो जो जो देश पेट्रोलियम बेचता है, एक्सपोर्ट करता है, तो वो सारे देशों का आपका वो सारे देशों का ये एक प्रादेशिक का समूह है, ठीक है। इसका कहाँ पे है हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। इसमें कौन से देश है, इसमें है अल्जीरिया, इंडोनेशिया, ईरान, कतार, सऊदी अरेबिया, लिबिया, नाइजीरिया, ये सब, ठीक है। वेनेजुएला, ये सारे देश हैं। वैसे ही लास्ट है आपका साफ्टा, जो कि है आपका साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये भी आपका साउथ एशिया का है, ठीक है। तो दक्षिण एशिया का ही ये है। इसमें क्या क्या है, इसमें है हमारे सारे भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, भारत भी है इसमें। इसमें है बांग्लादेश, मालदीव्स, भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक है। इसका ये बहुत ही नया है, इसका स्थापना हुआ है 2006 में, जनवरी में, ठीक है। तो ये सारे देश है, ये चार्ट आपको याद होने, ये चार्ट के स्पेशली ये 4 कॉलम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी इस वीडियो में इतना ही। अ, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, आपको इजी लगा होगा ये सारा जो भी है चैप्टर। ये काफी इजी पार्ट था आपका, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन आपका सब कुछ यहाँ पे याद करने के लिए ही है, ज्यादा आपका समझने लायक नहीं है। जितना समझने के लिए था आपका जो मुक्त आपका व्यापार है उसमें ही था। तो जो आपके वाणिज्यिक संगठन है, व्यापार संगठन है, इनमें इतना कुछ है नहीं, उसका ज्यादा याद करने के लिए ही वो कब उसका एक वाणिज्यिक संगठन का स्थापना हुआ, फिर उसका फुल फॉर्म क्या है, उसका नाम क्या है, उससे क्या क्या कौन से चीजों का व्यापार होता है, यही सारी चीजें हैं। इसमें ज्यादा आपको याद करने के लिए है, ज्यादा पढ़ने के लिए चीजें हैं। इसे 1-2 नंबर के सवाल भी आ सकते हैं और कभी कभी 3 नंबर या 5 नंबर के सवाल भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद, आशा करती हूँ आपको समझ में आया।